नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले शुरुआत में बात देहरादून की, जहां प्राइवेट लैब में जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्राइवेट लैब में कोविड टेस्ट की जांच को लेकर देहरादून में सीडीओ की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। देहरादून में 10 प्राइवेट लैब और 2 सरकार द्वारा ऑथराइज लैब कोविड टेस्ट कर रही है। इन लैब में टेस्ट में गड़बड़ी की शिकायत और नॉर्म्स किस तरह से फॉलो हो रहे हैं, अब इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। जांच के पॉइंट्स की बात की जाए तो सैंपल कलेक्शन के तरीके और 2 सैंपलिंग के बीच में कितना समय रहा, सैंपल के दौरान रोस्टर किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है, लोगों के नाम, एड्रेस और फोन नंबर की सही जानकारी है या नहीं, इस बात को भी चेक किया जा रहा है। लैब आईसीएमआर की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है या नहीं, इस बात को लेकर भी जांच की जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों की शिकायत का संज्ञान लिया जाएगा जिन्होंने लैब टेस्टिंग रिपोर्ट की शिकायत की। अब 7 दिन बाद कमेटी डीएम को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद ही कुछ तस्वीर साफ हो सकती है कि प्राइवेट लैब से आ रही शिकायतों में कितनी सच्चाई है। जिलाधिकारी महोदय ने कमेटी मेरी अध्यक्षता में गठित की है, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य जो मुख्य सचिव महोदय का है कि हम चेक करें कि जो भी आईसीएमआर के नॉर्म्स हैं, चाहे वो रेगुलर फ्यूमिगेशन का हो या उनको जो भी अपने क्वालिटी कंट्रोल का हो या किस प्रकार से उनको अपनी शिफ्ट चलानी है टेस्टिंग की, वो सब हम लोग देखें। इस कमेटी में इनफैक्ट 2 मेडिकल पर्सनस को भी इसी दृष्टिगत रखा भी गया है। ध्यान देखिए जरा, अब वो तो हम पब्लिक पे है ना, डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं, खैर कहीं नहीं है, वैसा कुछ नहीं, ना सरकारी में ना प्राइवेट में, कहीं नहीं हो रहा है। फॉर्म भी नहीं मिल रहे हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये कोविड प्राइवेट में भेजा जा रहा है, हमें गवर्नमेंट में कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, जबकि गवर्नमेंट में सुविधा मिलनी चाहिए। दून हॉस्पिटल पूरे जिले का है, यहाँ पे कोई भी बाहर वालों को वो नहीं दिया जा रहा। 23 सितंबर से शुरू होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सभी विधायकों और मंत्रियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। विधायकों को कोविड टेस्ट विधायक हॉस्टल में और मंत्रियों का मंत्री आवास पर हो रहा है। सदन में नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आने वाले विधायकों को ही एंट्री दिए जाने की व्यवस्था की गई है। तो 1 दिन का विधानसभा सत्र होना है, उससे पहले ये टेस्ट किया जाएगा। जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी सिर्फ वो ही एंट्री कर पाएगा। है हमारे चाहे कर्मचारी हैं, चाहे माननीय साथी विधायक हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर भी, क्योंकि मैं 17 को नेगेटिव आया था, फिर मैंने आज अपना टेस्ट कराया है। देखिए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सभी विधायकों को निर्देशित किया है कि सभी माननीय विधायकगण अपना टेस्ट करवा लें, और इसी के निमित्त आज 2 दिन का शिविर का शुभारंभ यहाँ से किया गया है एमएलए हॉस्टल से। इस समय ये महामारी बहुत फैली हुई है, तो निश्चित तौर पर अब हाउस के अंदर जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा है कि हम लोग टेस्ट करके जाएं, ताकि अन्य लोग किसी से संक्रमित न हो। अगर हम लोगों में से कोई है तो अन्य लोग कोई संक्रमित न हो। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद अब उनके ड्राइवर रसोइये के भी पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है। वहीं स्पीकर के निजी सचिव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो स्पीकर का स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव है। स्पीकर के भी कोविड-19 पॉजिटिव होने की जानकारी मिली, जिसके बाद रसोइया, ड्राइवर और निजी सचिव भी पॉजिटिव पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने तकरीबन 1 साल पहले उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों को हवाई सेवा से जोड़ने की घोषणा की, जिसके तहत सरकार ने 16 रूट तय किए, लेकिन इनमें से ज्यादातर रूट पर एयरक्राफ्ट सर्विस शुरू नहीं हो पाई है, जिसको लेकर नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने लोकसभा में अपनी नाराजगी जाहिर की। भट्ट ने एयरक्राफ्ट सर्विस न चलाने को लेकर लोकसभा में डीजीसीए पर सवाल खड़े किए। भट्ट ने हाउस के जरिए मांग की है कि जल्द से जल्द सभी स्वीकृत रूट पर एयरक्राफ्ट सर्विस शुरू की जाए, ताकि लोगों को उसका फायदा मिल सके। मान्यवर, उत्तराखंड की नियति में आपदाएं आना निश्चित है, और कभी बादल फट जाते हैं, कभी पहाड़ खिसक जाते हैं, कभी नदियां उफान पर होती है। इसलिए वहां पर हेली सर्विस चले, ये सरकार ने निर्णय लिया था। सारे हेलीपैड, एयरपोर्ट बन के तैयार हैं, केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। डीजीसीए क्यों नहीं ये हवाई सेवाएं प्रारंभ कर रहा है, ये बहुत कष्ट की बात है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आज बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। तो वहीं वैश्विक कोरोना महामारी से जल्द देशवासियों को
निजात दिलाने के लिए भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना भी की। इस दौरान राज्यपाल के पति भी उनके साथ मौजूद थे। पूजा के बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने माणा स्टैंड पहुंचकर जिला प्रशासन के द्वारा चयनित जिले के 30 मेधावी छात्रों को जियो के स्मार्टफोन बांटे। राज्यपाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के जन सप्ताह पर गरीबों की सेवा को लेकर जगह जगह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और आज उन्होंने भी इसके तहत यहां गरीब छात्रों को स्मार्टफोन बांटे ताकि उनकी ऑनलाइन पढ़ाई ठीक से जारी रहे। लॉकडाउन होने के बाद कई बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। ये बात राज्यपाल के नोटिस में आई थी। इसी के तहत उन्होंने जियो के फोन बच्चों को भेंट किए ताकि वो भी अब ऑनलाइन क्लास से जुड़ सके। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के बाद राज्यपाल तिब्बत चीन सीमा से लगे घस्तौली का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान बीआरओ द्वारा यहां सीमा क्षेत्र में बन रही सड़क को लेकर राज्यपाल ने बीआरओ को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि बीआरओ द्वारा यहां विपरीत हालातों में चट्टानों को काटकर अच्छी सड़क बनाई गई है। वहीं माणा के पास तक बन रही सड़क के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली। पर जो चीन के द्वारा हलचल की जा रही है तो हम लोग भी किस प्रकार से सतर्क रहें, सावधान रहें कि वो हमारी सीमा में नहीं आए। और जिस तरह बीआरओ के जवान हमारे और यहाँ के जो फौज के हमारे जवान हैं और यहाँ के जो कर्नल हैं जिस तरह कार्य कर रहे हैं, ये वाकई इनकी देशभक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य में स्कॉलरशिप घोटाला मामला, सभी मामलों की जांच करेगी एसआईटी। हाईकोर्ट ने विजिलेंस को दिया है आदेश। घोटाले के सभी दस्तावेज एसआईटी को सौंपे हैं। वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी आय प्रमाण पत्र मामले विजिलेंस जांच कर रही थी। जौनसार में फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाकर ली गई थी छात्रवृत्ति के पैसे। अलग अलग मामलों पर हाईकोर्ट में दाखिल की गई है जनहित याचिका। पूरे घोटाले की सीबीआई से जांच की मांग की जा रही है। तो हाईकोर्ट ने विजिलेंस को आदेश दिया है, घोटाले के सभी दस्तावेज एसआईटी को सौंपने का आदेश दिया है। इस पूरे मामले को एसआईटी इन्वेस्टिगेट करेगी। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी नैनीताल से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, अब एसआईटी के हवाले से पूरे मामले की जांच। बिल्कुल अपर्णा, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जौनसार भाबर में इस तरह के मामले आए थे कि जो सरकारी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या बड़े पदों पर राज्य में आसीन हैं, उनके जो बच्चे थे उनका जो आय प्रमाण पत्र बनाया था वो 2 से 2.5 लाख रुपए का महीने का सालाना बनाया गया था। उन सारी चीजों को लेके पूरे एक लार्ज स्केल में इस घोटाले में शामिल की थी और छात्रवृत्ति का पैसा लिया गया था। उस सारी चीजों को लेके हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी। हालांकि टिहरी में भी कुछ इस तरह का मामला था कि वहां पर बच्चों के जो आय प्रमाण पत्र बना दिए गए थे जबकि बच्चों के नहीं बनाए जा सकते थे। लेकिन अब पूरे मामले को लेकर जब विजिलेंस ने 10 FIR दर्ज कर ली थी तो उसके बाद अब हाईकोर्ट में ने साफ कर दिया है कि अब पूरे मामले की जो जांच है वो एसआईटी करेगी। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस बात को कह रही है हाईकोर्ट में कि 6 महीने के भीतर पूरी जांच हम कर देंगे। लेकिन जिस तरह से अब जांच में तेजी लाने को हाईकोर्ट ने कहा है तो आने वाले दिनों में जो बड़े इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं उनके नाम भी शामिल हो सकते हैं। अपर्णा, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र बिष्ट आपका इस पूरी जानकारी के लिए। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या में बड़ा उछाल देखा जा रहा है। रोजाना 500 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इस बार यात्रा में 16,500 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना के नियमों का पालन करना जरूरी है, ये गाइडलाइन दी है। दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी और इसके साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं का प्रशासन एंटीजन टेस्ट भी करवा रहा है। अभी जब से थोड़ा बारिश कम हुई है, मानसून समाप्ति की ओर है, तब से यात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। अभी लगभग 16,500 तीर्थयात्री जो हैं वो श्री केदार में दर्शन कर चुके हैं। कल की फिगर जो है वो 538 की है श्री केदार में दर्शन करने वालों की। और इसमें जो गाइडलाइंस मिली थी देवस्थानम बोर्ड से, जो गाइडलाइंस आई थी उनका अनुपालन किया जा रहा है। ऋषिकेश में बीते 65 साल से लगातार रामलीला का मंचन होता रहा है और इस बार कोरोना संक्रमण के चलते रामलीला का मंचन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार ने गाइडलाइन जारी नहीं की है तो ऐसे में रामलीला कमेटी असमंजस की स्थिति में है। ना ही रामलीला के पात्रों को मंचन की प्रैक्टिस कराई जा रही है और ना ही कोई तैयारी। नगर निगम का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा रामलीला मंचन के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं होती है तब तक परमिशन नहीं दी जाएगी।
नगर निगम देहरादून की कार्यकारिणी बैठक में सोमवार को 13 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें निगम से जुड़े नए वार्डों में करीब 65,000 स्ट्रीट लाइट के साथ नगर निगम के जमीनों पर वेंडिंग पॉइंट पीपीपी मोड में बनाने और स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाने के प्रस्तावों को पास कर दिया गया। फरवरी महीने से नगर निगम की बोर्ड बैठक नहीं हो पाने से कई विकास के काम रुके हुए थे। कुछ प्रस्ताव शासन को जाने हैं, कुछ हमने वेंडिंग पॉइंट रखे हैं, कुछ हमने पर्यटक स्थल उसको डेवलप कर रहे हैं, तो वो सारे जो है पीपी मोड में देने हैं, वो सब शासन में जाने हैं। तो इसके लिए भी हमने कार्यकारिणी की बैठक करके शासन के लिए एक प्रस्ताव के लिए सभी की सहमति ली है और 10,000 लोगों को रोजगार देने का नगर निगम माननीय मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो है नगर निगम भी कुछ लोगों को रोजगार देना चाहता है, क्योंकि कोविड से जो है बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं। विकासनगर से पोषण रथ को बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 3 दिनों तक पोषण रथ क्षेत्र में जगह जगह घूमकर नवजात बच्चों के सही खान पान और जच्चे बच्चे की सुरक्षा के लिए आवश्यक जानकारी देने के साथ पोषण सामग्री वितरित करेगा। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि अभियान के दौरान उन महिलाओं को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने घर में मौजूद मां और बच्चे की अच्छे से पोषित किया है। उनको भी इस बात के लिए पुरस्कृत करते हैं जिन्होंने अपने नवजात बच्चे को जन्म देने वाली बहू या उनको ठीक से देखभाल करने का काम किया, ताकि ये चैन बने, कोई भी कुपोषित बच्चा समाज में ना रहे। टिहरी में हिमालयन जिला अस्पताल बौराड़ी में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही। दूर दराज से आने वाले मरीजों को हिमालयन जॉलीग्रांट के डॉक्टर द्वारा रेफर किया जा रहा है। इससे मरीज खासे परेशान हैं। प्रतापनगर के माजब से पहुंचे एक मरीज के पैर का ऑपरेशन करने के बाद उसे जॉलीग्रांट रेफर कर दिया गया, जिससे परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया है। प्रॉब्लम थी फुंसी की और इन्होंने इतना बड़ा वो ऑपरेशन कर दिया इनका, और ऑपरेशन के बाद इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और इनको कहा गया कि आप यहाँ से इन्हें देहरादून जॉलीग्रांट में ले जाइए। फिर ये लोग बाद में कहते हैं कि वहाँ पे आईसीयू नहीं है, वहाँ पे बेड आईसीयू में बेड खाली नहीं है। अब आप ये बताइए कि हम इन्हें कहाँ ले जाएँ। हमने अपना जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, उनको दिखाया और वो बोले कि इसको आईसीयू की ज़रूरत है और इसको बाद में वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ेगा। ये सब सुविधा हमारे पास नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत सोमवार को रामनगर पहुंचे। उन्होंने संसद में पारित हुए कृषि अध्यादेश पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि 50 सालों से हो रहे काश्तकारों के शोषण पर अब रोक लग सकेगी और किसानों को अब भी सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। साथ ही भगत ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ विरोध की राजनीति कर रही है। ये किसानों के हित के लिए किया है, ताकि बिचौलियों का जो कैंची है वो काश्तकारों की जेब पे न चले और बिचौलियों को किनारे करके उनको भरपूर फायदा मिले। तो जो विरोधी हैं उन्होंने एक ज़बरदस्ती का एक पंगा ले रखा है कि साहब इससे मंडियां समाप्त हो जाएंगी, इससे जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है वो समाप्त हो जाएगा। हल्द्वानी के करीब एक बार फिर गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। यहाँ भीमताल ब्लॉक के बेल गांव में एक महिला पर गुलदार ने हमला बोल दिया। महिला जंगल से लगे अपने खेत में घास काट रही, तभी घात लगाकर बैठे गुलदार ने महिला पर हमला बोल दिया। गंभीर रूप से जख्मी महिला को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। परिवार वालों की मांग है कि उन्हें मुआवजे के साथ ही गुलदार को भी मारने का आदेश दिया जाए। बता दें कि 2 महीने पहले भी इलाके में गुलदार 2 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। सिंह है जी, मेरी मिसेज घास काटने गई थी और घास काटते काटते कैदियों ने हमला कर दिया। तो सर अब क्या मांग क्या है? ये खर्चा देंगे, गरीब आदमी हूँ मैं, कहाँ से लाऊंगा। कोटद्वार से श्रीनगर तक प्रस्तावित ऑल वेदर रोड की योजना फॉरेस्ट से परमिशन के पेच में फंसती नजर आ रही है। NH 534 में प्रस्तावित ऑल वेदर रोड की योजना में फॉरेस्ट की परमिशन का डंका लग चुका है। इसके चलते दुगड्डा से कोटद्वार के बीच चौड़ीकरण का काम नहीं किया जाएगा। दुगड्डा से कोटद्वार के बीच का हिस्सा रिजर्व फॉरेस्ट है। ऐसे में इस हिस्से को योजना से बाहर किए जाने की प्लानिंग है। भारत सरकार द्वारा 3 पैकेज हमें सैंक्शन हुए हैं, जिसमें एक कोटद्वार से लेके दुगड्डा तक, दुगड्डा से लेके क्या बोलते हैं सतपुली, और सतपुली से लेके भौसाल तक हमारे को एक सैंक्शन मिला है।
वहीं आइसोलेशन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के पॉजिटिव आने के बाद से ही आइसोलेशन में हैं। खांसी होने पर 2 दिन पहले कराया था कोविड टेस्ट, रिपोर्ट में नहीं निकल पाया था कोई कंक्लूजन। प्रीतम सिंह ने आज एक बार फिर अपना कोविड-19 टेस्ट करवाया है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से ही प्रीतम सिंह ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। खांसी की शिकायत होने पर 2 दिन पहले टेस्ट करवाया था, उसमें कुछ साफ नहीं हो पाया, तो आज दोबारा प्रीतम सिंह ने अपना टेस्ट करवाया है। खटीमा में प्रशासन ने बरसाती ऐठा नाले में किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। दौरान कई व्यापारियों के अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन से नोकझोंक भी हुई। अतिक्रमण हटाने आए प्रशासन के अमले का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहर में चिन्हित अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। क्रम में जो है आज ऐठा नाले पर जो अतिक्रमण हो रखा था उसको जो है हटाने की कार्रवाई आज प्रारंभ कर दी गई है। बीच में लॉकडाउन था जिसकी वजह से जो है ये कार्रवाई रोक दी गई थी और आज जो है पुनः जो है कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जेल में खाद्य सामग्री और मेडिसिन की खरीदारी में गड़बड़ी को रोकने के लिए अब ई टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं जो भी आवेदक आवेदन करना चाहते हैं वो नियम के मुताबिक कर सकते हैं। जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल का कहना है कि इस टेंडरिंग की प्रक्रिया से जेल के काम में पारदर्शिता आएगी। ई टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिस प्रकार से जेल का अपना जो रेगुलर एक्सपेंस रहता है खाद्य सामग्री का, मेडिसिन वगैरह का, तो उस सब का जो पूरा अमाउंट आता है, मासिक खर्चा आता है, वो प्रोक्योरमेंट नियमावली, अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार ई टेंडरिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत था। तो इस संबंध में जो आवश्यक कार्रवाई होनी थी और जो सारे प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी थी, वो सब पूरी करके हमने ई टेंडरिंग की प्रक्रिया को इस बार शुरू कर दिया है। एक तो कोरोना से रोजगार खत्म और बिजली के बिल इतने कि पूरे इलाके के लोगों में 440 वोल्ट का करंट दौड़ने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार की तानाशाही माने या प्रशासन की तानाशाही माने, हम इस चीज को कब तक ये लोगों का शोषण करेंगे? तो सुना आपने राज्य मंत्री पीसी गोरखा के डंडेसारी गांव के लोगों का दर्द। यही हाल पूरे बेताल घाट ब्लॉक का है। लाइट आए दिन गायब रहती है, फिर भी बिजली विभाग द्वारा यहाँ के ग्रामीणों को 10 से 12 हजार के बिल थमा दिए गए। हजारों के बिल को देखकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की और बिजली विभाग पर अपनी भड़ास निकाली। लोगों ने बिलों को कम करने की मांग की है और न्याय के लिए कोर्ट की चौखट पर जाने की बात भी कह रहे हैं। जब रिटर्न लेने के आए तो उन्होंने ये 10,000 का बिल मेरे नाम से इशू कर दिया। फिर उसके बाद मैं हेडिंग में गया, मैंने देखा तो ये तो बहुत ज़्यादा है। वो बोले, वहाँ जाकर उन्होंने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने बोला भाई ये पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। मेरा जो भी बिल आता था समथिंग 150 या 180 के समथिंग, पर इस बार 1850 रुपये आया है। इसके लिए हम कल वहाँ हेडिंग में भी गए थे, हमने पूछताछ की, उनका एक ही जवाब, भैया ये बिल तो आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कई महीनों से बिल नहीं दिया है। हर महीने बिल जमा करने के बाद हजारों का बिल देखकर ग्रामीणों में गुस्सा है, तो वहीं विभाग बिलों को जमा करने का दबाव डाल रहा है और इसके पीछे अपना अलग ही तर्क दे रहा है। दो चीज़ें एक साथ हुई, एक तो काफ़ी समय का बिल आया, दूसरा रीडिंग प्रॉपर होने लगी है। इस कारण बिल लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है ज़्यादा आए हैं, परंतु फिर भी हम अपने अब कैंप लगा करके अलग जगह पे जहाँ विभिन्न गाँवों में जो भी संभव है उतना रिलीफ उनको दे रहे हैं। बहरहाल जनता कोरोना काल में रोजी रोटी की जुगत में लगी है, लेकिन इन बिलों ने घर चलाने के संकट को और भी बढ़ा दिया है। आम से लेकर खास तक सभी लोग इन बिलों से परेशान हैं। ये गांव आम नहीं खास इस वजह से है कि ये राज्य मंत्री का गांव है, लेकिन इस तरह के जो बिल हैं लोगों के, वो यहाँ पर 8 से 10, 10 से 20 हजार तक के थमा दिए गए हैं। यहाँ तक कि जो कुटीर उद्योग है उनके भी जो भारी भरकम बिल इन लोगों को थमा दिए गए हैं। अब इन लोगों की गुहार है कि जो सरकार है वो इनकी बात सुने, ताकि जो लॉकडाउन में इनकी कमाई खत्म हुई है, उनके जो ये इस तरह के जो बिल आए हैं उनमें भी कमी की जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, बेताल घाट, नैनीताल। पहाड़ में युवा तेजी से जैविक उत्पादों की तरफ रुख कर रहे हैं। अल्मोड़ा के ताकुला में एक परिवार गुलाब जल और जैविक मसालों का उत्पादन कर रहा है, जिसकी मांग बाजारों में खूब है। इससे किसान लाखों की कमाई करने के साथ ही साथ गांव में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ से वैज्ञानिक रूप से गड्ढे बना के उसको केचुए की खाद से उसको खेत बना के और अपने जो पुराने बीज हैं उनका संरक्षण करके, जो पुराने लोगों से जानकार लोग हैं उनसे बीज का कलेक्शन किया है और उन बीजों को अपने खेतों में बोया है और उसी को मार्केट तक पहुंचा रहा हूं।
मार्केट में जो मार्केट में सस्ते रूप में ही दे रहे हैं, जो कंपनी के और कंपनी के हैं उससे भी थोड़ा सा सस्ते में दे रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आईटीबीपी और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एमओयू साइन किया गया है। टिहरी में एडवेंचर एक्टिविटी की ट्रेनिंग देवी को देगी आईटीबीपी। टूरिज्म डायरेक्टर प्रशांत आर्य और आईटीबीपी के डीआईजी गंभीर सिंह चौहान की मौजूदगी में ये एमओयू पर दस्तखत किए गए हैं। स्थानीय युवाओं को ट्रेन करेगी आईटीबीपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब एडवेंचर एक्टिविटी को लेकर आईटीबीपी यहां पर ट्रेनिंग देगी। तो आईटीबीपी के डायरेक्टर, टूरिज्म डायरेक्टर यहां मौजूद रहे। एमओयू को साइन करने के दौरान तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जो लोकल युवा हैं, जो वहीं आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको ट्रेनिंग देगी आईटीबीपी। कोटद्वार के सतपुली से खबर है, जहां नयार नदी में डूबने से 19 साल के युवक की मौत हो गई। दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था युवक। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। ग्राम नगर का युवक रहने वाला था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नयार नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। दोस्तों के साथ नदी में युवक नहाने गया था। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए दिन भर की तमाम खबरें फटाफट अंदाज में।